थर्ड आई में आपका स्वागत है। हरदम की तरह एक रिचुअल विश्व में इस समय के अनुसार 18,53,517 18,53,517 लोग संक्रमित, 1,14,257 डेथ्स, 1,14,257 की मृत्यु हो गई है। हिंदुस्तान में ये आंकड़ा अभी 9,240 है। अभी हम लोग 10,000 नहीं पहुंचे हैं। ईश्वर करे जितनी कम, मतलब जितना टाइम लगे इसको पहुंचने में, जितने धीरे धीरे पहुंचे। 331 डेथ हो चुकी हैं। एक और फिगर मैं आपसे बात हरदम करता रहता हूं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमारे यहाँ कुल टेस्ट 1,89,111 1,89,111 हुए हैं। ये पर मिलियन के साथ इसका वो होता है 137 पर मिलियन, और इस श्रेणी के हिसाब से हम लोग 100 के बहुत नीचे हैं। जहां तक संक्रमित लोगों के नंबर्स की बात है, हम लोग 22वें नंबर पे हैं इस समय भी। इसके बाद मैं अपनी बात आपसे जब शुरू कर रहा हूं तो एक देखिए, कोरोना तो रोज आप सुन ही रहे हैं, कितना हुआ, कितने नंबर हुआ। आज कुछ एक बेसिक उस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, वो डायरेक्शन कौन लोग ले जा रहे हैं हमें, खास करके किस तरफ नहीं, कौन लोग हमें किस तरफ ले जा रहे हैं। फेस तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया के तीसरे पेज पे एक खबर है जो आपको लिख जाएगी, जहां पे लिखा है गवर्नमेंट पुट्स फोकस ऑन की सेक्टर्स, और फिर CM11 टू ब्रिंग इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक। ये छोटी सी खबर है तीसरे नंबर पेज पे। एक एक लाइन, एक एक वो जो मंत्रियों के नाम की 11 मंत्री क्या क्या देखेंगे एक एक लाइन में। ये पेपर है 12 तारीख का, 12 मतलब कल रविवार का। इसमें ये हाफ पेज रिपोर्ट है, ये भी आप देख लेंगे अपनी स्क्रीन पे। और इसमें है टीम योगी ऑन मिशन कोरोना कॉम्बैट। और ये जरा देख लीजिए, ये भी है कि 11 कमांडोज ऑफ चीफ मिनिस्टर, फोटो के साथ पूरा परिचय। ये सारे लोग IAS अधिकारी हैं। ये एक एक लाइन में चलने वाले, जिनको ये IAS अधिकारी रिपोर्ट करते हैं, ये वो बेचारा यूज करना ठीक नहीं लगेगा मंत्री जी लोगों की, ये वो सर्वशक्तिशाली माननीय मंत्री जी लोग हैं। मंत्री जी लोग एक लाइन में, इनके नीचे जो मातहत हैं वो पूरी फोटो के साथ योगी जी के कमांडोज। मैं सिर्फ ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये हमारी बेसिक डायरेक्शन को बता रहा है कि हम किस तरह से कर रहे हैं। हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के क्या हाल है, उनको कितना रोल है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। सारी चीजें आज कंट्रोल हो रही हैं ब्यूरोक्रेसी द्वारा। एक मैं और आपसे शेयर करूंगा, हिंदुस्तान में एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये अथॉरिटी है और चेयरमैन इसके प्रधानमंत्री हैं। इसके जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, मतलब जो नंबर 2 पोजीशन टेक्निकली जो इसको चलाते हैं, उनका नाम है GVV शर्मा। 1986 बैच के IAS है, मेंबर सेक्रेटरी हैं। इसमें 3 सदस्य और हैं, मतलब इनके अलावा 3 लोग और हैं इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में। कमल किशोर एक्स UNDP हैं। अर्थक्वेक जो आया था लातूर में और उत्तराखंड में 91-93 में, उसके एक्सपर्ट। तीसरे व्यक्ति हैं इसमें लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसनैन। अता हुसनैन साहब का 40 साल का फौज का एक्सपीरियंस है और वर्तमान में वो चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के हैं। चौथे इसके हैं राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह मेंबर हैं इसके और पूर्व में डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड रहे हैं। मेरा कहना ये चारों लोग के पास अनुभव है। इनका इसी काम के लिए ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी साइट से मैंने ये सारी फिगर्स ली हैं। इसका 2015-16 की कंप्लीट फिगर्स मिली है। 16-17 में केवल अप्रैल 1 महीने की फिगर थी, तो मैं 15-16 की जो कंप्लीट फिगर है वो आपसे वो कर रहा हूं। इनका जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो 651 करोड़ 6,39,182 रुपया है। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी एक अथॉरिटी बना दी कि अपने 2-4 लोगों को, चहेते लोगों को वहां बिठाना है। प्रॉपर फंक्शन करती है। इसका जो नॉन प्लान बजट है वो 22, और ये 2015-16 की फिगर से मैं ये मान के चल रहा हूं कि पिछले 5 साल में जरूर इससे काफी बढ़ गया होगा। नॉन प्लान में 22 करोड़ 5,43,013 रुपया खर्च हुआ है 2015-16 में। आज आप ये बताइए कि अच्छा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब चलता है। आपको कहीं दिख रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कुछ भी उनकी तरफ से कोई वो कुछ वो कहीं वो मतलब वो कंट्रोल में है? आपको कहीं दिख रहा है? उसी तरह से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि बाकी स्टेट में भी है। उत्तर प्रदेश में UPSDA में है, उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
चीफ मिनिस्टर उसके चेयरमैन हैं, उसके वाइस चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही हैं। आपको कहीं दिख रहा है कि एसडीएमए कहीं फंक्शन कर रहा है? मतलब मूल सवाल यह है कि इनके हाथ में क्यों नहीं, जो लोग ट्रेन हैं, जो लोग इसको जानते हैं, जो लोग इसको समझते हैं, जो लोग इसके लिए अपॉइंट हुए हैं, आप उनके हाथ में बागडोर नहीं दे रहे हैं। आपके जो कमांडो हैं, यहां लिखा ही हुआ है कि कमांडो में, उसमें कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट वाला कोई नहीं है। तो ये एक मेरे हिसाब से एक भयावह स्थिति है, क्योंकि शायद आज हम नौकरशाहों से इतना ज्यादा घिर गए हैं कि हम जो वो टीम जिसको इस समय आपके साथ रहना चाहिए, उस टीम को कहीं इग्नोर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो टीम कमांड में नहीं है। एक मैं नाम और करूंगा, आप रोज देख लीजिए कितने लोगों की फोटो निकल रही है, राहत कार्य देते, वो वही आईएएस जो है वही जाके अपने विभाग का पैसा दे रहा है, वही उनको दे, आपस ही में चल रही है। मतलब अब सरकारी पैसा सरकार को ही दिया जा रहा है, फोटो खिंचाई जा रही है, नंबर बढ़वाए जा रहे हैं। आप में से मेरे हिसाब से मैं सिर्फ 5 सांकेतिक रूप में एज अ टोकन मैं 5 नाम ले रहा हूं, जिनको मैं चाहूंगा कि ये लोग रोज पेपर में आए, इनकी फोटो दिखाई दे, इनका कोई स्टेटमेंट आए। उसमें सबसे पहले मेरे हिसाब से डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गर्ग, जो हिंदुस्तान की इस समय जो जितनी हेल्थ है उसको कंट्रोल करते हैं, उनको आना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनके विचार हम जानना चाहेंगे कि क्या है। दूसरा एक नाम मैं ले रहा हूं आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करती है। इसके जो हेड हैं प्रोफेसर बलराम भार्गव, मैं इन सब लोगों की फोटो मैं लगाऊंगा और आपको कोशिश करूंगा कि आप लोग इनसे रूबरू हो, इनको जाने के लोग कौन है, इनकी फोटो कोई नहीं लगाएगा। तीसरा नाम मैं ले रहा हूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में डॉक्टर देवेंद्र ताराचंद मौर्य, इनसे पूरा देश जानना चाहेगा, भाई वायरोलॉजी यही है उनका विषय है, इसको जानते हैं, वायरस पे काम किए हैं। एक इंपॉर्टेंट और है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई, डॉक्टर मनोज मुरहेकर, इनसे हम और आप चाहेंगे कि भाई ये आके बताएं कि कैसे होगा, क्या होगा, ये कंट्रोल में रहे। एक नाम के साथ, मतलब एक में और नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस तरह के हैं, मैं उसको लास्ट में करूंगा। एक पहले हुआ करता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो संचारी रोग जिसको कहते हैं संचारी, उसका नाम अब बदल के हो गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। उसके डॉक्टर सुजीत कुमार है, माफ कीजिएगा। हम चाहेंगे कि वो आए। ये मैं 4-5 नाम केवल आपको इस रेफरेंस के साथ दे रहा हूं कि शायद हमारे जो खेवनहार बने हैं, जो हमें ये दिखा रहे हैं कि मेडिकल ऐसे निकालेंगे, वो ये आईएएस के बस का नहीं है, ये लॉन्ग ड्रॉन है। इन स्पेशलिस्ट लोगों को कमांड दीजिए, इनके हाथ में वो दीजिए, और ये काम इन लोगों के बस का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लोगों को लाइए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के अथॉरिटी जो आपकी बनी हुई है, जो फंक्शनल है, इन लोगों को लाइए। ये आईएएस के हाथ से थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करिए। अब एक इसलिए मैं आप बात कर लूं क्योंकि ये कैसे चल रहा है ये आपको अजीब सा लगेगा। कल या परसों, मैं वो टाइम का थोड़ा लैग है, कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही साथ एक वायरल हो रहा है वीडियो, ये नाम है प्रीति पांडे जी का, जिनके पति राजकुमार पांडे नेशनल स्वास्थ्य मिशन या कोई था, उसके आईटी के हेड थे, और वो मध्य प्रदेश में उस मीटिंग में थे जहां पे वो जो पल्लवी जैन गोविल हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ मध्य प्रदेश की थी, जिनको कोरोना पॉजिटिव आ गया है, जिन्होंने छुपाई थी अपनी बात की, उनका लड़का विदेश से आया था, उस मीटिंग में वो थे। इस रेफरेंस के साथ मैं आपसे जरा 1-2 चीजें पूछ लेना चाहूंगा, उसको आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि कमलनाथ इस चीज को रेस कर रहे हैं। 12 मार्च को WHO दुनिया में अपना ये कहता है कि भाई ये पेंडेमिक है, ये महामारी आ गई है। 14 मार्च को कमलनाथ मध्य प्रदेश के सारे स्कूलों को बंद कर देते हैं, बाकी जगह से जगह हो रहा था, बारी स्टेट में भी यही हो रहा था। अब इस बीच खेल चल रहा है उनकी सरकार गिराने का। 16 मार्च को वो रिजाइन करते हैं, पार्लियामेंट लगातार चल रही है। 19 मार्च को प्रधानमंत्री नेशनल टेलीविजन पे आके 22 मार्च संडे को जनता कर्फ्यू में लगाते हैं और थाली कटोरी बजाने की बात करते हैं। पूरा देश ये करता है, लेकिन पार्लियामेंट अभी भी चल रही है। ऑपोजिशन की डिमांड होती है कि इस समय पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। पार्लियामेंट बंद नहीं की जाती है, पार्लियामेंट 23 को भी चलती है, और उसका कारण समझ लीजिए क्यों चलती है। क्योंकि एक सबसे जरूरी काम इस देश का, कोरोना से भी ज्यादा जरूरी ऐसा लगता है था,
16 को जब ये इस्तीफा दे देते हैं तो 23 तारीख को शिवराज सिंह चौहान एज चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश स्वेरिंग इन करते हैं। 24 को वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्लोर ऑफ द हाउस पे ले लेते हैं। इस बीच क्या हुआ था कि जब ये स्वेरिंग इन जब ये इस्तीफा दे दिए थे तो स्पीकर ने 26 तारीख मार्च तक विधानसभा को कोरोना के चलते स्थगित कर दिया था। वो नहीं माना जाता है। 23 तारीख तक पार्लियामेंट इसलिए चलाई जाती है कि वो जस्टिफिकेशन है कि जब पार्लियामेंट चल सकती है तो भाई विधानसभा भी चल सकती है। अब आपको सुन के अगली चीजें अजीब सा ताज्जुब होगा। मध्य प्रदेश के लोगों को तो ये पता है, मध्य प्रदेश में केवल एक मुख्यमंत्री है, उनकी कोई कैबिनेट नहीं है। मध्य प्रदेश शायद मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ जाएगा। अकेला राज्य इस समय है पूरे भारत में जिसके पास कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। मतलब चूंकि मुख्यमंत्री ये अकेले हैं तो सारे विभाग उन्हीं के पास है। मध्य प्रदेश एक अकेला ऐसा राज्य है जहां का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ जो इसको लीड करता है वो खुद कोरोना संक्रमित होकर वो खुद चले गए हैं। वो मैंने आपको नाम बताया था, वो प्रीति जैन, माफ कीजिएगा, पल्लवी जैन जी। मध्य प्रदेश में 12 आईएएस अफसर क्वारंटाइन में हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर खुद ऐसा कहा जा रहा है कि आइसोलेशन तो है ही, शायद क्वारंटाइन में है। वो जो एरिया जहां ये सीनियर आईएएस रहते हैं और जहां मुख्यमंत्री रहते हैं वो कंटेनमेंट जोन कर दिया गया है। वो मतलब उन सारी जगहों को एक तरह से सील किया गया है। मतलब हम लोग और आपकी भाषा में कहें तो सील किया गया, शायद इन लोग को अच्छा नहीं लगेगा। अब मध्य प्रदेश कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, और अगर मध्य प्रदेश मतलब ब्यूरोक्रेट चला सकते हैं तो इतनी अफरा तफरी क्यों थी उस सरकार को बनाने की जब आप एक चीफ मिनिस्टर के से चला रहे थे? क्योंकि चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे ही आपने चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया तो वो जो गवर्नर के रूल्स होते हैं कि वो कैसे उनकी एडवाइजरी के द्वारा वो करें, वो नहीं, अब तो चीफ मिनिस्टर इज दी गवर्नमेंट। क्यों किया गया है इस पे कोई निर्णय नहीं, इस पे सब लोग चुप हैं और इस पे कोई क्वेश्चन पूछना भी अच्छा नहीं माना जाएगा। एक और जानकारी बता दूं, 45 व्यक्ति हेल्थ डिपार्टमेंट के जो मध्य प्रदेश में हैं वो क्वारंटाइन में है। उस प्रदेश कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, मालूम नहीं। और एक चीज और, वहां पे 24 बाई इलेक्शन होने वाले हैं और अगर उस बाई इलेक्शन में ये जो कांग्रेस के रेबल जो टूट के गए हैं भाजपा में, अगर ये लोग हार जाते हैं तो फिर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार नहीं भी रहेगी। तो ये कोई ऐसी नहीं कि बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बिल्कुल आराम से बैठी हुई है। खैर, आज बैसाखी का दिन है। मैंने सोचा था कि मैं शुरू बैसाखी के उससे करूंगा। देखिए, बैसाखी पंजाब का मूल रूप से त्यौहार है। नया फसल आ रही होती है, उसका स्वागत है, नई ऋतु का स्वागत है। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या हो गया है कि 13 अप्रैल को आज से 121 साल पहले जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। और कहीं ना कहीं जैसे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बोलते हैं, जब बैसाखी आता है तो आपको हरदम जलियांवाला बाग की भी याद आती ही है। खैर, उससे बड़ी घटना आज सुबह जब पेपर देखा तो आज की जो बैसाखी है उसको निहंग लोगों ने, और निहंग के कुछ मतलब क्या बोलेंगे, कुछ ऐसे लोगों ने उसको त्यौहार और बैसाखी का उत्सव तो खत्म ही कर दिया। पटियाला की सब्जी मंडी सनूर में एक एएसआई हरजीत सिंह का पास, उसका सिर्फ दोष यह था कि वो और बाकी इंस्पेक्टर जो थे इन लोगों ने निहंग लोगों से कर्फ्यू पास मांग लिया था। उसका हाथ काट दिया गया, हाथ काट दिया तलवार से। और फिर ये सारे लोग ये काट, और उसके बाद उनको इंस्पेक्टर्स को भी चोट आई, 2-3 एएसआई और घायल हुए। ईश्वर का हुआ है कि पीजीआई चंडीगढ़ आ गए, इनका 7-8 घंटे का ऑपरेशन चला है। ऐसा कहते हैं कि अभी हाथ जुड़ गया है लेकिन क्रिटिकल है अगले 5 दिन। ये सारे लोग जाके छुप गए निहंग डेरा कॉम्प्लेक्स में, और वहां पे खिचड़ी साहब गुरुद्वारा भी उसी कॉम्प्लेक्स में है, बलबेरा में। और उसके बाद जब इनको चेस करती हुई पुलिस गई, क्योंकि इन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया था। अच्छा, ये जो जब आए थे और ये अपराध जो उसने काटा था उसमें निहंग प्रमुख जो बाबा परमिंदर सिंह थे वो भी उस गाड़ी में बैठे हुए थे। ये सब लोग भाग के उस वहां डेरा साहब में छुप गए। वहां पे जो डेरा प्रमुख थे बाबा बलविंदर सिंह से बार बार अपील की गई कि भाई आप समर्पण करा दीजिए, ये लोगों ने ऐसा अपराध किया है, इनको बाहर निकालिए। वो नहीं मानी गई। बाद में पुलिस को अंदर जाना पड़ा। वहां पे हथियार भी मिले हैं, एलपीजी सिलेंडर्स भी मिले हैं, और ये कहना नहीं चाहिए अफीम जैसी चीजें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन लोग जब साधना करते हैं और जब उस तरह की वो करते हैं तो इनके शायद अफीम का प्रयोग होता है। ये तो आप ऐसे भी जानेंगे तो लोग बता ही देंगे। और बार बार पुलिस की तरह आ रहा है कि पूरा मर्यादा का ख्याल रखा गया, पूरा मर्यादा का ख्याल रखा गया। 2 एफआईआर हुई हैं। एक लेकिन प्रश्न मैं इसलिए, क्योंकि
वो प्रश्न मेरे मन में है और इसलिए मैं आपसे उसको शेयर कर रहा हूं। ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं अभी तक कितने गुरुद्वारों में मैंने लंगर खाया है, मतलब अगर कहीं वो है सबसे साफ सुथरी जगह, सबसे अच्छी जगह। और इस सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप गुरुद्वारे में जाइए तो वो सेवा का भाव रहता है। मैं हिंदू हूं, सिखिज्म को मैं अपना एक एक्सटेंडेड आर्म ही मानता हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूं कि जब मैं मंदिर में जाता हूं तो वहां सेवा का भाव नहीं, वहां भक्ति का भाव जरूर होता है, लेकिन जो हम लोग जाते हैं वो सेवा के भाव से नहीं रहते हैं, भक्ति के उसमें रस में। यहां सेवा बहुत डोमिनेंट रहती है, मतलब सेवा रहे, मानव की सेवा रहे, बिना किसी का भेदभाव किए सबको जो इस तरह से लंगर परोसा जाता है, कड़ाह प्रसाद होता है, ये सब की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन एक चीज प्रश्न जरूर उठता है, अगर ये बात हाथ किसी आज मुसलमान ने काट दिया गया होता और अगर वो जाके मस्जिद में छुप जाता, तो आगे का उत्तर मैं नहीं दूंगा, आप लोग खुद डिसाइड करिए। ये जो हुआ गलत हुआ, क्योंकि किसी तरह का एक्सट्रीमिज्म, चाहे वो मुसलमानों का जो भी वो जमायती लोग और वो जो तबलीगी लोगों का जो जमावड़ा था निजामुद्दीन में, वो निंदनीय था। उसी तरह से ये जो काम हुआ है ये निंदनीय हुआ है। और एक अफसोस की बात यह है कि वो चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह को तो देना था, लेकिन किसी भी बड़े सिख ने अभी तक इसका मतलब कंडम बोलेंगे या इसकी निंदा नहीं की है। तो हम लोग शायद अपने अपने हिस्सों में बट रहे हैं। देश को एक रहना है, देश का ताना बाना एक है, हम सब एक हैं। और उम्मीद है कि कोरोना की जो भी समस्या हो, 2-4-5 दिन का लॉकडाउन का और समय है। प्रधानमंत्री शायद आज कल में आके फिर राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। उसके बाद जब वेडनेसडे को बात करेंगे तो इसके बारे में भी आपसे बात होगी। कल फिर 5 बजे हम आपके साथ लाइव होंगे और आप लोगों से आग्रह है कि जो लोग लाइव में नहीं आते थोड़ा लाइव में आइए, देखिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।